भारत के नक्शे में वो एक पतली सी पट्टी है ना, जिसे चिकन नेक कहते हैं, जो उत्तर पूर्व को बाकी देश से जोड़ती है। हाँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। वो सिर्फ भूगोल नहीं है, मुझे लगता है वो एक तरह का प्रतीक है। आज हम इसी इलाके की बात करने वाले हैं, जिसे अक्सर मिनी इंडिया भी कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि भारत का हिस्सा होकर भी उत्तर पूर्व की पहचान इतनी अलग क्यों है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, इतिहास की गहराइयों से लेकर आज के के-पॉप कल्चर तक। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके को समझना सिर्फ सामान्य ज्ञान की बात नहीं है। जब तक हम वहाँ के समाज को, उनकी उम्मीदों को, उनके डर को नहीं समझेंगे, तब तक राष्ट्रीय एकता जैसे शब्द खोखले लगेंगे। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ नक्शों और तारीखों की नहीं, बल्कि लोगों की पहचान से जुड़ी हुई है, और इसकी कई परतें हैं। ठीक है, तो चलिए इन परतों को एक-एक करके खोलते हैं। सबसे पहली परत, इतिहास। अंग्रेजों के आने से पहले ये इलाका कैसा था? क्या यह हमेशा से ऐसा ही, मतलब अलग-थलग था? काफी हद तक, हाँ। ये एक स्वायत्त इलाका था। कई बड़े साम्राज्य थे, सैकड़ों जनजातीय गणराज्य थे। जैसे असम में अहोम साम्राज्य को ही ले लीजिए। ओह हाँ, उन्होंने तो बहुत लंबे समय तक राज किया था, है ना? लगभग 600 साल तक, जो मुगल साम्राज्य के शासनकाल से भी लंबा है। और पहाड़ों में तो खासी, नागा, गारो, मीजो, अनगिनत जनजातियां थीं। उनके अपने नियम, अपने सरदार, उनकी अपनी दुनिया थी। तो फिर ये जो बदलाव है वो कहाँ से आया? सीधी सी बात है, अंग्रेजों के आने से। बिल्कुल। अंग्रेजों का आना यहाँ एक भूचाल जैसा था। वो चाय के बागानों और तेल के कुओं के लालच में आए, और अपने साथ रेलवे, नई प्रशासनिक व्यवस्था, वो सब कुछ ले आए। लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसका असर आज तक दिखता है। वो थी एक्सक्लूडेड एरियाज, यानी वंचित क्षेत्र की नीति। एक मिनट, ये एक्सक्लूडेड एरियाज वाली बात मुझे हमेशा बहुत चौंकाती है। इसका मतलब क्या था? क्या अंग्रेजों ने जानबूझकर एक ही देश में दो तरह के नागरिक बना दिए? यही तो सबसे दिलचस्प पहेली है। कागज पर तो मकसद था कि जनजातीय संस्कृति को बाहरी दखलंदाजी से बचाया जाए। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन असल में इसके दो बड़े नतीजे निकले। पहला, पहाड़ी जनजातियों और मैदानी इलाकों के लोगों के बीच एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी हो गई। पहाड़ बनाम मैदान वाली बात। एग्जैक्टली, जिसकी नींव उसी एक नीति ने रखी थी। और दूसरा, इस अलगाव ने ईसाई मिशनरियों को अपना काम करने का एक खुला मैदान दे दिया। अच्छा, तो उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो काम किया होगा। बिल्कुल किया। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे इलाकों में उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन साथ ही वहां का धर्म और समाज का जो पूरा ढांचा था, वो भी पूरी तरह बदल दिया। तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो उसे विरासत में ये एक बहुत ही जटिल और बटी हुई जमीन मिली। यहाँ का भारत में एकीकरण आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया थी। कई समूहों को डर था कि भारत की विशाल आबादी में उनकी अपनी पहचान खो जाएगी। और शायद इसी डर से नए राज्यों की मांग उठी। हाँ, इसी डर और अपनी पहचान बनाए रखने की मांग के चलते नए राज्यों का गठन हुआ, जैसे 1963 में नागालैंड का बनना। लेकिन इसी के साथ साथ वो जो आर्थिक उपेक्षा और सांस्कृतिक असुरक्षा की भावना थी, उसने उग्रवाद को जन्म दिया। बिल्कुल, और उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। मतलब इतिहास की ये परतें सिर्फ किताबों में नहीं है, ये आज भी वहाँ के हर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे में जिंदा हैं। इस इतिहास ने यहाँ की राजनीति को तो गढ़ा ही, लेकिन यहाँ के लोगों की जो विविधता है वो तो हैरान कर देने वाली है। आंकड़े कहते हैं कि 200 से ज्यादा जातीय समूह हैं और 220 से भी ज्यादा भाषाएं। कमाल है, ये तो अपने आप में एक पूरा महाद्वीप लगता है। ये सचमुच एक महाद्वीप जैसा ही है। मैदानों में आपको असम और त्रिपुरा में इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे। तो पहाड़ों पर चढ़ते ही तिब्बती बर्मन परिवारों की दुनिया शुरू हो जाती है। नागा, कुकी, मिजो, बोडो। फिर मेघालय में खासी समुदाय है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलते हैं, जिसका संबंध दक्षिण पूर्व एशिया से है। और ये विविधता सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये लोगों की जिंदगी में दिखती होगी। अरे हर चीज में दिखती है, जैसे उनके त्योहारों में। जैसे नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। हाँ, और ये त्योहार सिर्फ नाच गाना नहीं है, इन्हें आप एक तरह का सालाना सॉफ्टवेयर अपडेट समझ सकती हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट दिलचस्प है। हर साल पूरा समुदाय इकट्ठा होता है और अपनी पहचान, अपनी कहानियां, अपने रिवाजों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। असम का बिहू हो, मिजोरम का चपचारकुट हो या हॉर्नबिल, ये सिर्फ कल्चर नहीं, ये कम्युनिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है। वाह,
ये वो गोंद है जो इन समाजों को जोड़ कर रखता है। अच्छा, ये जो मातृवंशीय समाज की बात है, ये मुझे हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगती है। मेघालय में खासी और गारो जनजातियों में वंश और संपत्ति माँ से बेटी को मिलती है। ये कैसे काम करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मातृवंशीय का मतलब ये नहीं कि वहां मातृ सत्ता है। अच्छा, मतलब महिलाएं राज नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। फैसले लेने में पुरुषों की भी अहम भूमिका होती है, खासकर मामा की। ओह, लेकिन हाँ, जो वंश है वो माँ के नाम से चलता है और जमीन जायदाद वो घर की सबसे छोटी बेटी को मिलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि महिलाओं को एक जबरदस्त सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलती है, जो मतलब भारत के ज्यादातर हिस्सों में देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल अलग। बिल्कुल, ये समाज का एक, कह सकते हैं, अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसी तरह मैंने सुना है कि यहाँ की पारंपरिक शासन व्यवस्था, मतलब जो गांव की पंचायतें वगैरह हैं, वो आज भी बहुत मजबूत हैं। मजबूत ही नहीं, कई मामलों में तो आज की अदालतों से भी ज्यादा असरदार हैं। जैसे खासी समाज में दोड़बार शिनोंग है या नागाओं की ग्राम परिषदें। क्या वो आज भी काम करती हैं? अरे बिल्कुल। मैं एक बार नागालैंड में ऐसी ही एक बैठक में शामिल हुआ था। वहां जिस तरह से बुजुर्ग अपनी दलीलों से दशकों पुराने जमीन के विवाद सुलझा रहे थे, वो किसी सुप्रीम कोर्ट की बहस से कम नहीं था। कमाल है। इन संस्थाओं पर लोगों का भरोसा आज भी कायम है, क्योंकि ये तेज हैं, सस्ती हैं और समुदाय के अपने नियमों पर आधारित हैं। ये सब सुनकर तो लगता है कि कितनी मजबूत सामाजिक विरासत है, लेकिन इतनी गहरी और अलग-अलग पहचानों के चलते यहाँ टकराव भी तो बहुत होते होंगे। बिल्कुल, यही इस तस्वीर का दूसरा पहलू है। अपनी पहचान को लेकर यही गहरी भावना कई बार संघर्ष की वजह भी बनी है। भूमि, संसाधन और राजनीतिक ताकत के लिए समूहों के बीच टकराव आम बात है। नागा उग्रवाद या बोडो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन अपनी पहचान और स्वायत्ता की मांग से ही उपजे। और कई बार तो ये संघर्ष जनजातियों के बीच भी होता है। हाँ, अंतर जनजाति भी रहा है, जैसे अतीत में कुकी और नागा समुदायों के बीच हुआ हिंसक टकराव। और इन संघर्षों के पीछे वजह क्या है? क्या ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक दुश्मनी है या कुछ और भी कारण है? नहीं, इसके कई गहरे कारण हैं। एक बड़ा कारण है भूमि, संस्कृति और पहचान पर बाहरी दबाव महसूस होना। बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से जो बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ है, उसने वहां के समीकरण बदल दिए हैं। बिल्कुल, डेमोग्राफी बदल दी है, जिससे जमीन और संसाधनों पर जबरदस्त तनाव पैदा हुआ है। फिर विकास की अपनी चुनौतियां हैं, खराब कनेक्टिविटी, उद्योगों की कमी, बेरोजगारी। और क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है तो तो मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में नशीली दवाओं की तस्करी ने युवाओं के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो एक तरफ ये गहरे पारंपरिक जड़ें हैं और दूसरी तरफ आज की दुनिया की ये कठोर सच्चाइयां, और इसी बीच वैश्वीकरण भी तो दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा। मैंने सुना है कि उत्तर पूर्व में के-पॉप का प्रभाव बहुत ज्यादा है। दस्तक नहीं दे रहा, दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलोंग जैसे शहर तेजी से बदल रहे हैं। आपको वहां के युवाओं के फैशन, संगीत, खान पान में पूरी दुनिया की झलक मिलेगी। सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी आवाज उठाने का एक मंच दिया है, लेकिन साथ ही पारंपरिक जीवन शैली पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। ये बदलाव एक दोधारी तलवार की तरह है। दोधारी तलवार कैसे? देखिए, एक तरफ पर्यटन और उद्यमिता जैसे नए अवसर पैदा हो रहे हैं, युवा नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो पॉजिटिव है। लेकिन दूसरी ओर पारंपरिक खेती जैसे झूम खेती, उसमें गिरावट आ रही है और अपनी बोली, भाषा और संस्कृति के खो जाने का डर भी बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि इस संतुलन को कैसे साधा जाए। तो इस संतुलन को बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है? मैंने एक्ट ईस्ट नीति और डोनर मंत्रालय के बारे में सुना है, ये क्या है? सरकार की कोशिश इसी संतुलन को बनाने की है। डोनर यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसका काम ही सिर्फ इसी इलाके पर ध्यान देना है। अच्छा। और एक्ट ईस्ट नीति का मकसद है इस क्षेत्र को सिर्फ भारत का एक कोना ना मानकर इसे दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे बनाना। मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति, जो कभी एक कमजोरी मानी जाती थी, उसे ही इसकी सबसे बड़ी ताकत में बदलना। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व भारत सांस्कृतिक समृद्धि, ऐतिहासिक शिकायतों, अनूठी सामाजिक व्यवस्थाओं और गंभीर चुनौतियों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। इसकी अपनी एक आत्मा है। बिल्कुल, जो इसकी जनजातीय संस्थाओं, इसकी कला और इसकी भाषाओं में बसती है। ये बाकी भारत से अलग है, लेकिन यही विविधता इसकी खूबसूरती है। और शायद मुख्य सीख यही है कि इस क्षेत्र का भविष्य परंपरा और आधुनिकता के बीच सही तालमेल बिठाने में ही है। बिल्कुल,
क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, यही यहाँ का सबसे बड़ा अवसर भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। इस क्षेत्र को दिल्ली के चश्मे से देखने के बजाय हमें यहीं के नजरिए से इसे समझना होगा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे वैश्वीकरण इस क्षेत्र की अनूठी संस्कृतियों को बाहरी दुनिया से जोड़ रहा है, क्या स्थानीय समुदाय अपनी पहचान बनाए रखते हुए विकास को अपना सकते हैं, या फिर एक चीज की कीमत पर दूसरी चीज को खोना ही पड़ेगा? ये नाजुक संतुलन आखिर बनाया कैसे जा सकता है?